जी, तो सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन है कि मॉडलिंग और सिमुलेशन क्या होती हैं। बेसिकली जब आप ओवरऑल मॉडलिंग या सिमुलेशन की बात करते हैं तो बेसिकली आपका पर्पस क्या होता है कि आप एक केमिकल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें, उसका बिहेवियर क्या है, उस बिहेवियर को आप जानना चाहते हैं। बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप प्रैक्टिकली उस सिस्टम पे काम करें, उसका रन करो उस इक्विपमेंट को, उसका जो आउटपुट आए उस बिहेवियर को नोट करो। और दूसरा तरीका ये है कि आप उसको मैथमेटिकली ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने के लिए क्या होता है, मॉडल बनाया जाता है एक प्रोसेस का। मॉडल किस चीज को कहते हैं, कोई एक इक्वेशन जो एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सके, उसके बिहेवियर को, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को आप जब मैथमेटिकल फॉर्म में लाते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ मॉडल। एंड व्हेन दिस मॉडल इज फॉर अ केमिकल प्रोसेस इट इज कॉल्ड अ प्रोसेस मॉडल। It could be a single equation or it could be a set of equations, and these equations help us to predict or know the behavior of a chemical process. Like कोई एक रिएक्टर है, उसमें हम देखना चाहते हैं कि हम कितनी इनपुट दें, कितने रिएक्टेंट इसमें फीड होगा और उसका आउटपुट क्या होगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के ऊपर। तो जब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लाते हैं दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेस मॉडल। एंड सिमुलेशन और मॉडल में क्या डिफरेंस है? बेसिकली मॉडल जो सा है वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट मैथमेटिकल इक्वेशन। जब आप उस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं किसी सर्टेन पैरामीटर को जानने के लिए, किसी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक को, किसी सर्टेन बिहेवियर को जानने के लिए, दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन। Simulation can give you the solution, but model cannot give you the solution. Model is the first step and simulation is the next step. Next definition is system. जिस तरह मैंने आपको यूनिट प्रोसेस बताया था, इसको आप सिस्टम भी मॉडलिंग की डेफिनेशन टर्म्स में इसको सिस्टम बोला जाता है। जब डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करके एक कलेक्टिव आउटपुट के लिए काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम। एंड इन दैट सिस्टम different kind of information can flow, like material flow, energy flow, etc. जी, इन डेफिनेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर पिछली स्लाइड पे जो लिखा हुआ है वो ये मॉडलिंग एंड सिमुलेशन बिहेवियर को समझने के लिए करते हैं, लेकिन मॉडल जो होता है प्रोसेस मॉडल, जब आप इस सब्जेक्ट की बात करते हैं ना, तो इस सब्जेक्ट का मकसद ये है कि आप एक सिस्टम को, उसका बिहेवियर कैसे जान सको विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटेशन, विदाउट एनी फिजिकल थिंग। लाइक मेरे पास एक रिएक्टर हो तो ही मैं उसका बिहेवियर जान सकता हूं कि या मैं उसको मैथमेटिकली सॉल्व करूं और उसका बिहेवियर जान लूं। ठीक है, तो मॉडलिंग और सिमुलेशन एक कंबाइंड सब्जेक्ट है। इसमें फर्स्ट स्टेप मॉडल होता है जो किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, जो इक्वेशन में आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में कुछ में दिखाऊंगा कि मॉडल क्या होता है, और सिमुलेशन उसका सोल्यूशन है बेसिकली। चलिए इसके बाद आ जाती है टाइप्स ऑफ मॉडलिंग प्रॉब्लम्स। बेसिकली मॉडलिंग जो सी है, इसके प्रॉब्लम दो टाइप के उसके हैं। वन इज रेटिंग प्रॉब्लम एंड द सेकंड वन इज डिजाइन प्रॉब्लम। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपको इनपुट पता है और आपने आउटपुट जाननी है, दैट इज कॉल्ड अ रेटिंग प्रॉब्लम। बट अगर आपको आउटपुट पता है और आपने इनपुट जाननी है, दैट इज कॉल्ड अ डिजाइन प्रॉब्लम। लाइक आपने जब आगे आप फर्दर प्रोजेक्ट करोगे प्लांट डिजाइन का, आपका जो इनपुट आपको चीज पता होगी ना, वो होगा कि मैंने प्लांट की मेरी कैपेसिटी ये है, ठीक है, इतनी प्रोडक्ट इसको प्रोड्यूस करनी है इस प्लांट को। तो एक्चुअली वो क्या है, वो प्लांट का इनपुट है या आउटपुट है? जी
किसी भी केमिकल प्रोसेस प्लांट की प्रोडक्ट जो सी है वो उसका आउटपुट है या इनपुट है? आउटपुट सर, आउटपुट। तो जब आपको एक सर्टेन आउटपुट के लिए आप कैलकुलेशन करोगे तो दैट इज कॉल्ड डिजाइन। लेकिन अगर आपको इनपुट पता हो और आप देखना चाहते हो कि इस इनपुट के साथ आप कितनी आउटपुट ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड अ रेटिंग प्रॉब्लम। ये कहां पे यूज होती है? डिजाइन तो आप यूज करते हो जब आपने प्लांट स्टार्ट, एक आइडिया आया और आपने उसकी प्लांट कंस्ट्रक्शन करनी है, उससे पहले आप डिजाइन कर रहे हो। रेटिंग की जरूरत आपको कहां पड़ती है? आपको सर्टेन प्लांट में चलते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब आपकी इनपुट लाइक चेंज हो गई है, जो एक्चुअल डिजाइन इनपुट थी आपकी वो इनपुट चेंज हो गई है, तो अब आप उस इनपुट के साथ उसकी अपने प्लांट की ये स्पेसिफिक इक्विपमेंट की आउटपुट देखना चाहते हो, तो दैट इज कॉल्ड रेटिंग। आप उसकी रेटिंग करोगे कि इसकी रेटिंग ये अंडर साइज हो गया, इक्विपमेंट वर्क कर रहा है, या ओवर साइज्ड है। जी ये इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सर रेटिंग प्रॉब्लम तो चले डिजाइन वो कोई भी इक्विपमेंट वर्किंग के दौरान हमें वो कर रहा बताओ, जो डिजाइन प्रॉब्लम है वो कब कर रहा होता है? जब आपने डिजाइन करना है तब? जी बेटा, डिजाइन तो तभी होता है ना जब आपका प्लांट, आपके एक आइडिया आया कि हम ये प्रोडक्ट बनानी चाहिए, ठीक है? तो डिजाइन तो उसी वक्त होता है ना जिस तरह आप अपने लास्ट सेमेस्टर में डिजाइन प्रोजेक्ट करोगे, बेसिकली क्या करोगे, आप एक पूरा प्लांट डिजाइन करके दोगे कि इस हमने इतनी आउटपुट इतनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए प्लांट लगाना है, तो हमें कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, कौन सी उसमें हमारा मटेरियल फ्लो कितना होगा, इनपुट कितनी होगी, इक्विपमेंट साइजिंग कितनी होगी। जबकि रेटिंग प्रॉब्लम में क्या होता है, आपको इनपुट पता है मेरी इतनी फीड आ रही है, इक्विपमेंट का मेरा साइज ये है, अब इसके ऊपर मैंने देखना है कि मेरा इक्विपमेंट या सर्टेन प्लांट कितनी प्रोडक्ट मुझे दे सकता है। ओके सर, क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात आ जाती है मॉडलिंग जो हम करते हैं। मॉडल, हम किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो मैथमेटिकल इक्वेशंस डिफरेंट टाइप्स की हैं जो आपने मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ी हैं। अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। एग्जांपल्स आपको लिखी हुई हैं साइड पे। ये सिंपल आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसमें आपका सिंपल एक वेरिएबल हो भी हो सकता है और एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। और जबकि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि ये आपका y जो सा है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट देखा जाता है ऑन अ सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसके लिए आप जो है दोबारा मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को देख सकते हैं अगर आप इसके बारे में फर्दर जानना चाहते हैं। बाकी जो से मॉडलिंग की इक्वेशन जो सी हैं जनरली यही 3 टाइप्स की होती हैं जो मैथमेटिक्स से आती हैं और इसको हम अपने इस सब्जेक्ट में यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं जी हमारे सिमुलेशन के मॉडल्स कितने टाइप्स के हैं। अब सिमुलेशन के मॉडल्स जो से हैं वो डिफरेंट बेसिस पे जो सा है वेरी कर सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम किस टाइप का है, आपके वेरिएबल्स किस टाइप के हैं, आपकी इक्वेशन किस टाइप के, लाइक मॉडलिंग इक्वेशंस जो हमने पिछली स्लाइड में देखी हैं वो इक्वेशंस किस टाइप की हैं। और इसके बाद आप देखते हैं कि सोल्यूशन जो से आपने जब सिमुलेशन करनी है इस मॉडल की, उसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की जा रही है। सबसे पहले आ जाता है स्टेडी स्टेट सिमुलेशन। अब स्टेडी स्टेट सिमुलेशन में क्या है, टाइम का इफेक्ट जो सा है इसमें कंसिडर नहीं किया जाता। अगर टाइम का इफेक्ट आ जाए तो दैट इज अनस्टेडी स्टेट, लाइक विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एनीथिंग चेंजेस देन इट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, अगर ये चीज आपकी कांस्टेंट होगी तो वो स्टेडी स्टेट सिमुलेशन होगी। विद पैसेज ऑफ टाइम देयर इज नो चेंज, लाइक जो डेल्टा है वो आपका 0 होगा। So this is steady state and unsteady state.
और दूसरा जो सा है अनस्टेडी स्टेट को डायनामिक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें टाइम का इफेक्ट जो सा है वो जब आता है, टाइम के इफेक्ट की वजह से आपके प्रोसेस की कंडीशंस जो है ना अप एंड डाउन हो रही थी। अगर किसी ने केमिकल प्रोसेस प्लांट देखा हो तो उसमें एक सिस्टम होता है जिसमें प्रोसेस की डिफरेंट पैरामीटर स्क्रीन के ऊपर आ रहे होते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं चलते हैं, वो हमेशा अप एंड डाउन होते हैं। तो दैट इज अ डायनेमिक केमिकल प्रोसेस। जी, इसके ऊपर किसी का कोई सवाल? सर डायनामिक्स जो होते हैं सिमुलेशन, उनकी कुछ सर एग्जांपल दे दें। डायनामिक की किस तरह की एग्जांपल आप चाह रहे हो? बेटा जब आपका कोई भी देखें, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी केमिकल प्रोसेस होता है ना, आपने जो जितने भी तक केमिकल प्रोसेस देखे हैं, एक इनपुट आ रही है, एक आउटपुट आ रही है, ठीक है, कंटिन्यूस वो चल रही है और कंटिन्यूस आउटपुट आ रही है। या बैच रिएक्टर भी है, उसमें आपने स्पेसिफिक इनपुट डाल दिया और स्पेसिफिक आउटपुट आ गया, दैट इज स्टेडी स्टेट। लेकिन जब आप देखते हो, जब एक्चुअल केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर होता है ना, तो आप ही कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो फ्लक्चुएट करते हैं। लाइक आपका कभी पंप का प्रेशर कम हो जाएगा, कभी लाइन में कुछ चोकिंग आ जाएगी, तो इसकी वजह से आपकी इनपुट जो है ना प्लस एंड माइनस वेरी होती है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं, जो वाल्व होते हैं, वो थोड़ा सा आगे पीछे मूव करेंगे, जिसकी वजह से जो सा है प्रोसेस वो इनपुट में चेंजेस आएंगी। जब इनपुट में चेंजेस आएंगी तो आपकी आउटपुट में चेंजेस आएंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लाइक आपने जो इनिशियली देखा प्रोसेस, 2 सेकंड के बाद उसमें मे बी वो ज्यादा हो जाए, उसका पैरामीटर ज्यादा हाई टेम्परेचर शूट कर जाए, उसका मे बी टेम्परेचर का लो चला जाए, तो ये डायनामिक होती है। ओके सर, थैंक यू। आपका जो मोस्टली काम है वो स्टेज के ऊपर स्टेडी स्टेट और डायनामिक सिमुलेशन के साथ ही है, लेकिन मोस्टली जो उनसे आप अपनी लैब के अंदर करोगे वो स्टेडी स्टेट सिमुलेशन होंगी। दूसरी टाइप्स हैं सही काफी सारी, स्टोकेस्टिक एंड डिटरमिनिस्टिक सिमुलेशन है। लाइक इसमें आपके रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। अगर आप जो आप स्टोकेस्टिक सिमुलेशन है वो रैंडम वेरिएबल्स को कंसिडर करती है, लेकिन अगर आपकी रैंडम वेरिएबल्स को कंसिडर नहीं करते, वो आपकी डिटरमिनिस्टिक सिमुलेशन कहलाती है। आपका जो सा मोस्टली काम है वो इसी तक स्टेडी स्टेट, डायनामिक, लीनियर, नॉन लीनियर के साथ है। बाकी जो सिमुलेशन की टाइप्स हैं ये एट दिस स्टेज आपके लिए इतनी जरूरी नहीं है, तो आपके लिए जो सा है इनके सिर्फ नाम जान लेना जरूरी है। तो लीनियर और नॉन लीनियर का अगर किसी को डिफरेंस नहीं पता तो आप मुझे बताएं, या आप में से कोई वॉलंटियरली इसको बताना चाहे लीनियर और नॉन लीनियर मॉडल क्या होता है। जी, कोई बताना चाहे? अच्छा जी, लीनियर मॉडल के अंदर जो इक्वेशन होती है वो इस तरह होती है कि दो पैरामीटर्स के अंदर या दो वेरिएबल्स के अंदर जो रिलेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। लाइक एक पैरामीटर अगर इंक्रीज करेगा, दूसरा पैरामीटर भी इंक्रीज करेगा, और उसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है विद पैसेज ऑफ टाइम वो सेम रहेगा। जबकि जो नॉन लीनियर है, तो विद पैसेज ऑफ टाइम देयर कुड बी एन इंक्रीमेंट, देयर कुड बी अ डिक्रीमेंट। और जो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इकट्ठे भी आ सकते हैं, इंक्रीमेंट भी आ सकता है, डिक्रीमेंट भी आ सकता है, या सिर्फ इंक्रीमेंट ही आ सकता है, या सिर्फ डिक्रीमेंट आ सकता है। लेकिन जो इसमें चेंज होगा वो उसका जो साइज है वो सेम नहीं रहेगा। हर पैसेज ऑफ टाइम पे इसके साइज में डिफरेंस आएगा, आइदर वो इंक्रीमेंट में आ जाए या वो डिक्रीमेंट में आ जाए, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों में आ सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड अ नॉन लीनियर मॉडल। इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी लाइक अप एंड डाउन और अप, बट आप समझ लो एक्सपोनेंशियल जा सकता है, क्योंकि उसमें वो बिल्कुल कहीं पे शुरू में उसका स्टेप जो सा चेंज है वो बहुत ज्यादा होगा, बाद में उसका चेंज जो सा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उसका जो सा स्टेप, उसका जो चेंज है
वो बेसिकली आपका फिक्स नहीं रहा, चेंज एट डिफरेंट पैसेजेस टाइम डिफरेंट हो गया। अच्छा जी, आप लास्ट जो उनसे आपके लिए चीज इंपॉर्टेंट है जानना, वो ये है कि सिमुलेशन की एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं। प्रोसेस सिंथेसिस, इक्विपमेंट डिजाइन, retrofitting, process design, process operation, process control, process safety, personal training। ठीक है। सिंथेसिस में क्या होता है? सिंथेसिस में आप बेसिकली आप ये समझ लो कि जो इनिशियल स्टेज होती है डिजाइनिंग की, प्रोसेस सिंथेसिस, जिसमें आप डिफरेंट रूट्स को में कंपेयर करते हो, सेलेक्ट करते हो ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स, उनको आप बेसिकली सॉल्व करते हो। ठीक है। लाइक आपने देखना है कि हर डिफरेंट आपके पास 4 ऑप्शन हैं एक केमिकल प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए। हर प्रोसेस के अंदर आपके पास खर्चा कितना है, प्रोडक्ट कितनी आएगी और प्रॉफिट मार्जिन कितना है। इस तरह की एप्लीकेशन हो सकती हैं। इसके अलावा प्रोसेस के हवाले से एप्लीकेशन हो सकती हैं, तो लाइक कौन सा ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें प्रेशर एंड टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जाहिर बात है, जितना प्रेशर एंड टेम्परेचर हाई होता जाएगा उसको मैनेज करना भी मुश्किल होता जाएगा और उसके लिए डिजाइनिंग भी कम्प्लेक्स होती जाएगी। और जब कम्प्लेक्स होगी तो, और या आपका हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर इक्विपमेंट इन्वॉल्व होगा, तो उसकी कॉस्टिंग भी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये सारे डिसीजंस जो हैं बेसिकली आप मॉडलिंग के थ्रू हासिल करते हैं। आप डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हैं उसकी, ताकि आप सिलेक्ट कर सकें एक अच्छा बेहतर प्रोसेस टूल। नेक्स्ट स्टेज जो आ जाती है प्रोसेस डिजाइन। आपने स्पेसिफिक सर्टेन प्रोसेस रूट सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आप उस रूट के ऊपर डिजाइन करेंगे कि उसका मटेरियल फ्लो कितना है, एनर्जी फ्लो कितना होगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इक्विपमेंट डिजाइन। आप मैंने जिस तरह आपसे लास्ट टाइम बात की कंप्लेक्सिटी की, कंप्लेक्सिटी में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपका साइज चेंज विद इन अ स्पेसिफिक सर्टेन प्रोसेस रूट। ये किसी को याद है? मुझे लगता है सब सो रहे हैं। जाग रहा है? जागे हुए हैं सर। जी जी बेटा, सर बताएं, जो साइज चेंज का मैंने आपको बताया था, एक ही प्रोसेस के अंदर डिफरेंट साइजेस आ सकते हैं, वो क्या चीज है? सर बताया था लेकिन अभी याद नहीं है सर, एक दफा सर सर दोबारा वो रिपीट कर। मैं बताऊं, जी जी। और वो मल्टी स्केल नेचर ऑफ केमिकल प्रोसेस में आता है, कॉम्प्लेक्सिटी में आता है। हाँ, तो मल्टी स्केल क्या होता है? सर एक ही प्रोसेस में डिफरेंट साइजेस के इक्विपमेंट लगे होते हैं, उनकी अच्छा, साइजेस डिफरेंट बात होती ये हैं। है कि जिस तरह, ठीक है बेटा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तकरीबन ठीक कॉन्सेप्ट है। एक आपके पास केमिकल प्रोसेस है, आपको पता है कि मेरी प्रोडक्ट कितनी आनी है डेली की, या इसका डेली कैपेसिटी केमिकल प्रोसेस की कितनी है, कितनी प्रोडक्ट ये मुझे दे सकता है। उस प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए आपके डिफरेंट जो से इक्विपमेंट लगे हैं ना, हर इक्विपमेंट की इन्वेंट्री या साइज जो है ना उसमें, कि उसमें कितना मटेरियल आ सकता है, वो सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। लाइक रिएक्टर का साइज कुछ और होगा, आपके सेपरेशन कॉलम का साइज कुछ और होगा, और हीट एक्सचेंजर का साइज कुछ और होगा। ठीक है। अब वो क्यों होगा? क्योंकि आपने स्पेसिफिक पैरामीटर्स को अचीव करना होता है, जिसकी वजह से आपके साइजेस जो होते हैं इक्विपमेंट के डिफरेंट हो जाते हैं। लाइक आपको देखना, आपने रिएक्टर रिएक्शन डिजाइन पढ़ रहे हैं, उसमें एक चीज होती है टाइम, रेजिडेंस टाइम। इस स्पेसिफिक मटेरियल ने इस स्पेसिफिक इक्विपमेंट के अंदर कितना टाइम गुजारना है। लाइक आपने रिएक्शन करवाना है, अगर वो रिएक्शन मटेरियल आपका ज्यादा देर स्टे कर जाता है, तो भी आपकी कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि उसमें एडवर्स इफेक्ट आता है। अगर वो लेस स्टे करेगा तो आपका केमिकल रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस के ऊपर आपका इक्विपमेंट साइज जो है वो डिफर करता है।
तो फिर जब आपने इक्विपमेंट डिजाइन के ऊपर आना, तो इक्विपमेंट की डायमेंशंस क्या है, इक्विपमेंट का मटेरियल कौन सा होगा, थिकनेस कितनी होगी, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं डिटेल डिजाइन के अंदर। तो ये भी बेसिकली इसकी अपनी स्पेसिफिक इक्वेशन होती हैं हर इक्विपमेंट को डील करने के लिए ऑन स्पेसिफिक सर्टेन कंडीशंस। जो आपके केमिकल प्रोसेस की कंडीशन अगर डिफर करती हैं तो इक्विपमेंट का साइज डिफर करेगा फॉर योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। लाइक हीट एक्सचेंजर जो रिफाइनरी में लगा है उसके साइज कुछ और होंगे बनिस्बत जो फर्टिलाइजर में लगे हैं, ठीक है, क्योंकि वो हर स्पेसिफिक केमिकल प्रोसेस की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस की, फीड फ्लो की। तो इन कंडीशंस के ऊपर जो सा है वो आपका इक्विपमेंट साइज डिफर कर जाएगा। आल्दो इक्विपमेंट डिजाइनिंग की इक्वेशन सेम रहेंगी, लेकिन वो उनके रिजल्ट्स जो से हैं वो डिफर करेंगे ऑन दैट स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है। अब प्रोसेस ऑपरेशन में इसका कहां पर यूज आता है जी? प्रोसेस इक्वेशन में जब आपने इसकी एक डीसीएस सिस्टम बनाना होता है तो उसमें बेसिकली उसका जो सा रिजल्ट आ रहा था स्क्रीन के ऊपर, लाइक पैरामीटर्स किस तरह बिहेव कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, तो बेसिकली उसके पीछे यही मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं जो सेंस बेसिकली बाहर आपका मैकेनिकल एक्चुएटर होते हैं जो एक्चुएट करवाते हैं, लेकिन उनकी जो फीड आती है वो जो सा है एनालॉगस जो सा होती है, डिजिटल में कन्वर्ट होती है, और उसकी बेस पे जो सा है आपका जो प्रोसेस की आपको लुक्स नजर आती हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बिहेवियर। सो दैट इज बेसिकली सिमुलेशन। जो डाटा आपका जैसे कंट्रोलर्स के थ्रू आ रहा होता है वो प्रोसेस होता है सिस्टम के अंदर, और देन उसकी इक्वेशन सॉल्व होती है, उसकी बेस पे आपकी जो है डीसीएस सिस्टम आपको रिजल्ट शो करता है। तो प्रोसेस ऑपरेशन और प्रोसेस कंट्रोल तकरीबन आपस में मिलते जुलते हैं जी। अब प्रोसेस सेफ्टी के अंदर सिमुलेशन की क्या एप्लीकेशन है, किसी का कोई आइडिया? जी भाई, किसी के ज़हन में कुछ आता हो तो बोलो तो सही। बेसिकली आपके केमिकल इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट एक्सीडेंट सिनेरियोस पॉसिबल है, लाइक फायर है, एक्सप्लोजन है। तो ये जितनी भी अक्रेंसेस हैं इनको भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं थ्रू मैथमेटिकल इक्वेशंस फॉर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस। लाइक आप देखोगे कि आपका कोई इक्विपमेंट है उसमें कितने साइज का होल हो जाए, उससे कितनी आपकी जो सा मटेरियल का रिलीज रेट क्या होगा, देन उसकी बेस पे आप जो सा फायर की स्ट्रेंथ कितनी है, फायर कितनी दूर तक फैल सकती है, कितना नुकसान करना पॉसिबल है इसका। तो ये सारी चीजें जो सा है वो प्रिडिक्ट की जा सकती हैं थ्रू मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। इसके अलावा जो पर्सनल ट्रेनिंग है, जब किसी ऑपरेटर की प्लांट के ऊपर ट्रेनिंग की जाती है तो एक तो ये होता है कि वो फिजिकली जो सा सिस्टम को जानता है, और उसके बाद दूसरा उसको होता है जो आपका डीसीएस सिस्टम उसको सिखाया जाता है। तो ये ट्रेनिंग में भी जो सा बेसिकली उसको पता होता है कि पीछे प्रोसेस कौन से हो रहे हैं और वो किस तरह आपस में लिंक्ड हैं। तो बेसिकली जितनी भी सिमुलेशन है इसको आप पर्सनल ट्रेनिंग जो सा स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। लाइक डीसीएस एक एक्चुअल सिस्टम है, लेकिन उसकी कुछ रेप्लिका भी बनी होती हैं जो एक्चुअल प्रोसेस के साथ नहीं होती हैं, लेकिन वो एक डमी मॉडल होते हैं जो आपको सिखा सकते हैं, ट्रेनिंग में काम आ सकते हैं कि अगर आपका प्रोसेस किस तरह बिहेव कर रहा है तो वहां पे एक्चुअल प्रोसेस में क्या हो रहा होगा। जी, अब इसके बाद लास्ट पे इस लेक्चर में कुछ लिमिटेशंस भी हैं मॉडलिंग की, लाइक वेरिएबल्स की सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन से वेरिएबल चूज करने हैं और कौन से चूज नहीं करने हैं। एक्सक्यूज मी सर, कुछ वेरिएबल ऐसे होते जी सर लास्ट स्लाइड में जो रेट्रोफिटिंग की था ये थोड़ा रिपीट कर दे। रेट्रोफिटिंग बेटा, रेट्रोफिटिंग जिस तरह मैंने आपको मॉडलिंग की यहाँ पे प्रॉब्लम्स बताए थे ना,
रेट्रोफिटिंग और रेटिंग एक ही चीज है आपकी। ये अगर रेटिंग आपको पता है तो फिर आपको रेट्रोफिटिंग समझ आ जाएगी। सर रेटिंग में तो इनपुट हमें पता होता है और आउटपुट डिजायर होता है। जी, रेट्रोफिट में भी यही होता है ना कि आप देखते हो कि अब मेरी इनपुट चेंज हुई है तो मेरी आउटपुट कितनी होगी, या इस इनपुट चेंज से मेरे इस परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो दैट इज कॉल्ड रेट्रोफिटिंग। ओके सर, क्लियर हो गया। जी, तो इसमें जो सा 3-4 आपकी लिमिटेशंस हैं। एक तो वेरिएबल सिलेक्शन, कि कौन सा वेरिएबल आपको चूज करना है, कौन सा चूज नहीं करना। लाइक आप ऐसा वेरिएबल चूज करते हैं जिसका प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट ही नहीं है, तो बेसिकली आपको पता नहीं चलेगा बिहेवियर का, आप जान नहीं सकते कि मेरा कोई पैरामीटर चेंज हुआ तो क्या इफेक्ट आया। तो आपको वेरिएबल बड़े वाइजली चूज करने होते हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये आपकी मैथमेटिकल तो रिप्रेजेंट आपको कर देगा, मैथमेटिकली आपको पता होता है कि अगर आपका सर्टेन पैरामीटर में चेंज आए तो आपके आउटपुट पे क्या इफेक्ट होता है। लेकिन फिजिकली थोड़े से फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमें नोन नहीं होते, जिसकी बेस पे हम अजम्पशन लेके सिस्टम को सिंप्लीफाई करते हैं, जबकि एक्चुअली सिस्टम जो सा है वो आपका इतना सिंप्लीफाइड नहीं होता, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसलिए हम एग्जैक्ट बिहेवियर नहीं जान सकते। इसके लिए क्या होता है कि आप विद पैसेज ऑफ टाइम आप डिफरेंट फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपको पता चला कि इस वेरिएबल का इफेक्ट सिग्निफिकेंट आ रहा है, तो लिहाजा इसको हमें प्रीवियस मॉडल जो अवेलेबल हैं उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो फिर उसको आप क्या करेंगे, उस मॉडल को जब आप बनाएंगे तो उस मॉडल को आप एक्सपेरिमेंट डेटा के साथ वैलिडेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप एक्सपेरिमेंटल डाटा में और आपके मॉडलिंग डाटा में, जो आपके मॉडल के थ्रू जनरेट हो रहा है डाटा, उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। जितना ये क्लोज होगा इतना आपका मॉडल जो है वो बेहतरीन प्रिडिक्शन दे सकता है। लेकिन दुनिया का कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो आपका 100% एग्जैक्ट बिहेवियर बता सके। ऑल्दो इट इज वेरी गुड कि आपका टाइम सेव करेगा, आपकी कॉस्ट सेव करेगा, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक लास्ट पे चीज देखी है, assumptions जो होती हैं वो कंपल्सरी होती हैं। आप assumptions के बगैर कोई भी मॉडल नहीं बन सकता। लाइक हमारी एक सिंपल, जितने भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं केमिकल इंजीनियरिंग, उसमें एक सिंपल assumption होती है, मॉडल इज स्टेडी, सिस्टम इज स्टेडी स्टेट। जबकि एक्चुअली जो आपका सिस्टम है इंडस्ट्री के अंदर वो स्टेडी स्टेट नहीं होता। तो हम जो सा है उसको अज्यूम करते हैं कि स्टेडी स्टेट चल रहा है, इसमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आ रही, तो उसकी बेस पे हमारा ये मॉडल है। ये जो मॉडल होता है ये सिंपल होगा, लेकिन जब आप उसमें फ्लक्चुएशंस इन्वॉल्व करेंगे तो आपका मॉडल, ये assumption जब आपकी खत्म हो जाएगी स्टेडी स्टेट वाली, तो आपका मॉडल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐड हो जाएंगे, कुछ ऐसे वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगे जो आपको प्रिडिक्ट कर सकें कि आपका बिहेवियर कैसे चेंज होगा विद एनी सर्टेन स्मॉल चेंजेस। तो जरूरी नहीं है कि आप सारे फैक्टर्स जो सा है वो इन्वॉल्व कर सकें। अच्छा जी, ये तो हमारा था लास्ट लेक्चर, जो विद शॉर्टेज ऑफ टाइम जो सा लास्ट टाइम कवर नहीं था हो सका। तो जो अब आज का लेक्चर है वो मैं आपको थोड़ा सा जो सा आज को शुरू कर लेते हैं। होपफुली इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा मैं आज। जी, आज का लेक्चर है प्रोसेस मॉडलिंग के बारे में। ये बेसिकली आपको जो मैं चैप्टर है, ये बुक लिखी है प्रोसेस मॉडलिंग एंड सिमुलेशन फॉर केमिकल इंजीनियर्स बाय उप्रति। तो इसका चैप्टर 1 है, इसके 2-3 सेक्शन हैं जो आपने आज के लिए लेक्चर के लिए पढ़ने हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर आप 3 बुक फॉलो कर रहे हैं? बेटा, 3 से 4 बुक्स हैं जो मैं फॉलो करूंगा। ओके। अच्छा जी, सबसे पहले कि प्रोसेस मॉडल क्या होता है,
प्रोसेस मॉडलिंग के एलिमेंट्स कौन से हैं और सिमुलेशन के डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं। सबसे पहले प्रोसेस मॉडल। जी, केमिकल प्रोसेस के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये सेट ऑफ एक्टिविटीज है। लाइक आपका जो प्रोसेस है, ये सिस्टम जो सा है, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं टू अचीव अ सर्टेन आउटपुट। ठीक है, उसमें चेंजेस कुछ आएंगी जिसकी बेस पे आप सर्टेन आउटपुट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और आपके जो प्रोसेस होते हैं, जनरली जो आप प्रोसेस कहें किसी को, लाइक एक इनपुट से दूसरी आउटपुट में लेके जाने के लिए उसकी जो कन्वर्जन होती है, जनरली इसको प्रोसेस कहा जाता है। अब प्रोसेसेस नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। अब नेचुरल प्रोसेस की कोई एग्जांपल, सर आइस का वाटर में कन्वर्ट होना। जी, केमिकल नेचुरल प्रोसेस की कोई एग्जांपल। सर बारिश का होना। रस्टिंग। रस्टिंग नेचुरल है, ठीक है। इसके सर अलावा बारिश का होना, इसमें डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं बारिश में, एवोपोरेशन, कंडेंसेशन। अच्छा, तो मैन मेड। तो सर मैन मेड इंडस्ट्री में कोई भी प्रोसेस ले लें। जी, जितनी केमिकल इंडस्ट्री है, ये मैन मेड प्रोसेस है या नेचुरल प्रोसेस है? सर केमिकल इंडस्ट्री मैन मेड प्रोसेस होनी। ठीक है, अब जो स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, क्या डिफरेंस है अभी बताया है। सर स्टेडी स्टेट में टाइम के साथ साथ कांस्टेंट रहती है और अनस्टेडी स्टेट में टाइम के साथ चेंज होता रहता है। अनस्टेडी स्टेट में टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व होता है, स्टेडी स्टेट में नहीं। ठीक है, अच्छा, जो आपका केमिकल सिस्टम है उसमें उसके लिंक तीन चीजों के साथ है। इनिशिएटिंग इवेंट्स क्या हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और इफेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, इनिशिएटिंग इवेंट, लाइक आप देख रहे हो, मैं आपको, ये केमिकल प्रोसेस है, तो इनिशिएटिंग इवेंट क्या होगा कि आपके इनपुट की सर्टेन स्पेसिफिकेशन क्या है, ये इनिशिएटिंग इवेंट है। अगर ये इनिशिएटिंग इवेंट चेंज हो जाए तो आपके प्रोसेस के ऊपर चेंज आएगा। यस सर, चेंज आएगा अगर कंसंट्रेशन चेंज होती ठीक है है, किसी चीज। जो चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड इफेक्ट। तो ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। लाइक आपका केमिकल प्रोसेस जो सा है वो इस ट्राइंगल के दरमियान में फंसा हुआ है। इन तीनों के आपस में जितने रिलेशंस हैं उसकी बेस पे आपका प्रोसेस जो सा है रन करेगा, और उस उन्हीं रिलेशंस की बेस के ऊपर आप एक प्रोसेस मॉडल डेवलप करते हो। लाइक जहां जहां पे आपका ये रिलेशंस लिखा हुआ है, ये प्रोसेस है, प्रोसेस के रिलेशंस किसका है, इनिशिएटिंग इवेंट लिंक कर रहे हैं स्पेसिफिकेशन के साथ भी, और इनिशिएटिंग इवेंट लिंक कर रहे हैं इफेक्ट के साथ भी। लाइक इनिशिएटिंग इवेंट अगर आपका चेंज होगा तो आपकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, उसकी प्रोडक्ट की फॉर्म चेंज हो सकती है, एनीथिंग। इसी तरह इफेक्ट्स और स्पेसिफिकेशंस आपस में लिंक्ड है। तो जितना अच्छा आप ये रिलेशंस जो सा है इन तीनों के आपस में आपको मालूम होंगे, उतना अच्छा मॉडल डेवलप होगा, और जितना अच्छा मॉडल डेवलप होगा उतने अच्छे से आप मैथमेटिकली अपने प्रोसेस का बिहेवियर जान सकते हैं। जी, ये मैथ जो मॉडलिंग और सिमुलेशन में मैंने आपको डिफरेंस बताया था पिछले लेक्चर में, वो यही है कि मैथ मॉडल जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल प्रोसेस, जबकि सिमुलेशन सॉल्यूशन है उन्हीं मैथमेटिकल मॉडल्स का और मैथमेटिकल इक्वेशंस का टू नो द बिहेवियर ऑफ द केमिकल प्रोसेस।
ठीक है, अब ये है कि सर ये ट्रायंगुलर में तीसरी क्या थी? इफेक्ट, स्पेसिफिकेशन और इनिशिएटिंग। इनिशिएटिंग इवेंट्स, ओके। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक ये आप देख सकते हैं एग्जांपल जो मैं आपके सामने शो हो रही है, लाइक ये रिएक्टर की इनिशियल जितनी भी कंसंट्रेशन है ना, ये आपके इनिशिएटिंग इवेंट्स हैं। लाइक कंसंट्रेशन जो सी आपकी चेंज होती है तो आपकी इफेक्ट और स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट हो जाएंगी। लाइक ये जिस तरह अब हमने एक रिएक्टर है, इसके लिए एक इक्वेशन डेवलप कर ली रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। इसमें ये टेम्परेचर आप स्पेसिफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टेम्परेचर के ऊपर इन इनिशियल कंसंट्रेशंस के साथ मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। आप टेम्परेचर की स्पेसिफिकेशन अगर चेंज होगी तो भी आपका जो सा है प्रोसेस का इफेक्ट चेंज हो जाएगा। इनिशिएटिंग इवेंट जो सा है वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। ये स्पेसिफिकेशन भी कहीं आपके हाथ में, दोनों चीजें कभी लाइक डिजाइन के टाइम आपके हाथ में होती हैं। आप इनिशियल कंसंट्रेशन भी डिफाइन करते हैं और आप टेम्परेचर भी डिफाइन करते हैं कि इस टेम्परेचर के ऊपर मेरे प्रोसेस में रन करना है, ठीक है। लेकिन जो इनिशिएटिंग इवेंट्स हैं उनको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी स्पेसिफिकेशन, डिजाइन स्पेसिफिकेशन जो सा है वो मीट करती रहें, क्योंकि जब वो आपकी डिजाइन स्पेसिफिकेशंस मीट करेंगी थ्रू कंट्रोल तो आपका इफेक्ट जो सा है वो फेवरेबल होगा। अदरवाइज आपकी प्रोडक्ट जो सा है वो ऐसी कंसंट्रेशन के साथ बने जो आपको रिक्वायर्ड ही ना हो, जो आपकी मार्केट में सेल ही ना हो सके, ठीक है। जब आपकी सर्टन इनिशियल कंडीशंस के साथ, सर्टन स्पेसिफिकेशन के साथ जो आपने पैरामीटर्स उसके स्पेसिफाई किए हुए हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें प्रोडक्ट में आपकी कंसंट्रेशन चेंज कितना आ रहा है, या आपकी जो सा रेट ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ रिएक्टिंग मटेरियल्स है उसमें कितना कंसंट्रेशन चेंज आया, तो आप इफेक्ट उसी कंडीशन, उसी सूरत में देख सकते हैं। अच्छा जी, तो एलिमेंट्स अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन से हैं। इसमें तीन मेन चीजें होती हैं। जब आप प्रोसेस कोई मॉडल डेवलप करते हैं उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपने एजम्पशंस देखनी, ठीक है, आपने रिलेशंस देखने हैं, और वेरिएबल्स और पैरामीटर्स, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी केमिकल प्रोसेस मॉडल हो उसको आप सिंप्लीफाई करते हैं थ्रू एजम्पशंस। आपने अज्यूम कर लिया लाइक ये आपके पास एक रिएक्टर है गिवन, तो इसके लिए आपने कुछ एजम्पशंस लगाई कि दिस इज अ वेल मिक्स्ड रिएक्टर। तो उसके लिए मिक्स्ड कैसे होगा, उसमें एक एजिटेटर लगा होगा जिसकी एक फिक्स स्पीड होगी जो उसके तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के ऊपर रखेगी, जिसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन ऑल द टाइम सेम रहेगी। तो इट इज, आप अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक स्टेडी स्टेट सिस्टम। इसके अलावा आप कह रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये है कि ये स्टेडी स्टेट है, लाइक जितनी इनपुट आ रही है और उतनी ही आउटपुट बाहर जा रही है, तो वॉल्यूम जितना था उसका उतना ही रहेगा इनसाइड द रिएक्टर, वो चेंज नहीं हो रहा आपका। तो इट इज अगेन स्टेडी स्टेट। थर्ड कंडीशन इसमें जो ली है कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्टर मेंटेन हो रहा है, या रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसके एक स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन हो रहा है। तो ये बेसिकली है तीनों ही चीजें। स्टेडी स्टेट आपकी जनरल असम्पशन है, उसको आपने फर्दर एलेबोरेट किया कि ये वेल मिक्स्ड है, कंसंट्रेशन इसकी सेम है, इसका वॉल्यूम सेम है, इसका टेम्परेचर सेम है। तो जो मेन असम्पशन होती है किसी भी केमिकल मॉडल को बनाते हुए इनिशियली,
लाइक जब आप डिजाइनिंग में जाते हैं तो आपका जो सबसे पहला आप होता है डिजाइन, वो स्टडी स्टेट होता है। तो उस स्टडी स्टेट को आप फर्दर जो है वो डिफाइन करते हैं, एलैबोरेट करते हैं। लाइक इस सिस्टम के लिए हमने एलैबोरेशन की है वेल मिक्स्ड, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा जी, इसके बाद जो रिलेशंस हैं वेरिएबल्स के, पैरामीटर्स के, ये आपका बेसिकली रिलेशन है जिसको आप मॉडल भी कहते हैं। लाइक रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन क्या है रिएक्शन टेम्परेचर के साथ, तो वो इस मैथमेटिकल रिलेशन के साथ आप बता सकते हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जनरली अगर आपको हो तो इसको ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। इसके अलावा जो ये इसमें दो चीजें हैं, वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स। वेरिएबल जो सा है वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो विद पैसेज ऑफ टाइम जो सा है वो चेंज हो सकती है, लेकिन पैरामीटर ऐसा ही चीज है जो वेरी नहीं होती है, जो फिक्स की जाती है। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती कि ये इनके पीछे फिलॉसफी क्या है, तो हम उनको पैरामीटर कह देते हैं कि ये एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें नॉन नहीं है, तो उसकी एक सर्टेन फिक्स वैल्यू होती है। जब आप मॉडलिंग में आपने कुछ क्वेश्चंस देखी होंगी जिनके साथ एक स्पेसिफिक आपने क्वेश्चन लिखा है कि x इज इक्वल टू a प्लस वाई, ए जो सा होगा वो पैरामीटर होगा और y जो सा है वो आपका वेरिएबल है जो चेंज होगा x के साथ। ठीक है, तो a की जो सा है वो एक सर्टेन वैल्यू गिवन होती है फॉर अ स्पेसिफिक सिस्टम। जैसे ही अगर कुछ सिस्टम में आपके चेंज आएगा तो उसकी ये पैरामीटर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। लाइक आपने गैस कांस्टेंट की एक वैल्यूज कुछ देखी हैं, तो उसमें एक सर्टेन 8.3 इस तरह कुछ एक वैल्यू गिवन होती है, दैट इज बेसिकली अ पैरामीटर। ये जो आप देख रहे हो इसमें अब ये जो कंसंट्रेशन के ऊपर एक दिया गया स्मॉल a, ये पैरामीटर है, और ये जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है ये वेरिएबल है। इसके अलावा इसमें कौन सा वेरिएबल है? जी, रेट ऑफ रिएक्शन किस वेरिएबल के साथ इन लिंक्ड है इसमें? सर टेम्परेचर भी तो है ना। हाँ, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन तो वेरिएबल है, ठीक है, ये डिपेंडेंट है टेम्परेचर वेरिएबल के ऊपर, लेकिन जो आपकी कंसंट्रेशन दी गई है उसके ऊपर एक सर्टेन फैक्टर लगा जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं। इसी तरह के नॉट जो सा है ना आपका, ये भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी इसकी, लेकिन ये आप खुद से फिक्स नहीं कर, ये फिक्स नहीं होती, ये चेंज हो सकती है। ये इनिशियल वैल्यूज होती हैं, समटाइम ये कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो फिक्स भी होती हैं। ये इस मॉडल के अंदर ये फिक्स वैल्यू होगी। जी, ये इनिशिएटिंग इवेंट्स, स्पेसिफिकेशंस और इफेक्ट्स इस स्पेसिफिक सिस्टम के लिए। इनिशियल कंसंट्रेशन आपका इनिशिएटिंग इवेंट है। स्पेसिफाई आप क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर, आइडियल गैस कांस्टेंट, एनर्जी, रिएक्शन एनर्जी। इसके अलावा जो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के कांस्टेंट्स हैं तो इनको आपने स्पेसिफाई कर दिया। अब इस स्पेसिफाई में आपका ए, बी, ई और आर, ये आर, ए और बी तो फिक्स रहेंगे। ई जो सी है वो आपके टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर चेंज होगा आपकी ई ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो जब आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन इन स्पेसिफिकेशन के साथ जो बिहेवियर देगी वो इफेक्ट होगा कंसंट्रेशन चेंज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जी, किसी को कोई कंफ्यूजन? या सब सो रहे हैं? नो सर, इसमें तो नहीं है कंफ्यूजन।
अच्छा जी, इसके बाद जो रिलेशंस हैं, लाइक जो हमने ये रिलेशन, बेसिकली ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, या फंडामेंटल रिलेशंस हैं या कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशंस हैं। ये डिफरेंट जो सी प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम को आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह लिंक है, लाइक हमने देखा इस एग्जांपल में रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ किस तरह लिंक्ड है। तो ये बेसिकली रिलेशन है। तो अब ये रिलेशन दो तरह के हो सकते हैं, कुछ फंडामेंटल रिलेशन है और कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशन है। जो फंडामेंटल रिलेशन है ये आप समझ लो कि ऐसी हकीकत है दुनिया की जिसको आप जितनी दफा मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लो, रिजल्ट इसका सेम ही रहना है। लाइक हमें पता है कि जैसे ही आपका किसी सिस्टम में प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो अंदर फ्लूइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। वो ये नहीं होगा कि उसी सिस्टम में प्रेशर के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए। ये हकीकत है, ये बदली नहीं जा सकती, ये हर सिस्टम के लिए सेम रहनी है। जबकि कॉन्स्टिट्यूटिव जॉन्सी है, ये वो रिलेशंस हैं जो स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर या स्पेसिफिक सिस्टम के लिए ही वर्कआउट करते हैं। जैसे ही आपका सिस्टम चेंज हुआ, साइज चेंज हुआ, कोई चीज चेंज हुई, तो ये मॉडल की इक्वेशंस ही डिफरेंट हो जाएगी। तो ये एक मुस्लिमा हकीकत नहीं है, ये फ्लेक्सिबल चीज है। लाइक मैंने रिएक्टर के लिए एक मॉडल लिख दिया, लेकिन अगर मेरा एक रिएक्टर आ जाता है जिसके अंदर 3 इनपुट्स हैं, 3 डिफरेंट फीड्स हैं, तो मॉडल उसका डिफरेंट हो जाएगा। उसमें तीसरे इनपुट की कंसेंट्रेशन भी इन्वॉल्व हो जाएगी, मे बी कुछ और फैक्टर्स भी चेंज हो जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशन। अजम्पशंस इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप लेते हो ताकि आपके जो कॉम्प्लेक्स नेचर है आप उसको रिमूव कर सको और उसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करके प्रोसेस को समझने की कोशिश कर सको। उसमें आपको नुकसान यही होता है कि आपकी एग्जैक्ट बिहेवियर आपको नहीं पता चलता, लेकिन आप क्लोजली उसको स्टडी कर लेते हो, ठीक है। लेकिन इसको जरूरी क्यों है assumptions को लेना, ताकि आपको पता हो कि मैं किन कंडीशंस के लिए अपने सिस्टम को स्टडी करने जा रहा हूँ मैथमेटिकली, और अगर वो उन कंडीशन से बाहर भी कोई चीज आ जाएगी तो वो इस मॉडल के थ्रू कवर नहीं होगी। उसको कवर करने के लिए हमें फर्दर जो एक मॉडल की रीशेपिंग करनी पड़ेगी, और वो रीशेपिंग किसके थ्रू होगी, उसको एक्सपेरिमेंटेशन, आप फिर एक लंबा चौड़ा प्रोसेस शुरू कर दोगे। आप एक सिस्टम को समझने के लिए पूरी एक्सपेरिमेंटेशन करोगे, डिफरेंट फैक्टर्स को आपस में लिंक करोगे, उसकी बेस पे एक मॉडल डेवलप करोगे। अगर फिर फर्दर कोई आपके पास एक्स्ट्रा पैरामीटर्स आपको लगता है कि इन्वॉल्व होने चाहिए, तो फिर फर्दर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए कौन सा है, हम बता देते हैं कि हमारा प्रोसेस इन कंडीशंस के साथ ही रन करता है। जो मॉडल हमने बनाया इन सर्टेन कंडीशंस होंगी तो ही हमारा मॉडल वैलिडली वर्क करेगा, या जो आउटपुट आएगी वो उसी वक्त रिलायबल आप समझ सकते हैं। अदरवाइज अगर कंडीशंस इनमें से कोई मीट नहीं होती तो ये मॉडल रिलायबल नहीं है सिस्टम के लिए। और तीसरी चीज वेरिएबल्स और पैरामीटर्स हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, पैरामीटर वो चीजें हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमें मालूम नहीं है, लेकिन उनकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड आउट कर ली है। हम उसका फिनोमेना नहीं जानते कि ये क्यों है, तो हम उसको एक स्पेसिफिक वैल्यू दे देते हैं कि ये पैरामीटर की ये वैल्यू होगी। ये इस लाइक हमने जिस तरह इस मॉडल में देखा कि इस कंसंट्रेशन के ऊपर एक सर्टन पैरामीटर लग गया है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये आप जब एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं एक मॉडल को डेवलप करने के लिए, तो उनके जो आपस में रिलेशनशिप्स होते हैं, लिंक्स होते हैं, तो उसमें ये वैल्यूज आपको डिटरमिन होती हैं। और ये वैल्यूज आपके जो सिस्टम है, जब तक उसकी कोई अंदर चेंजेस नहीं है, उसके अंदर कोई इनपुट नहीं आ रही, कोई आउटपुट नहीं आ रही, तो ये फैक्टर्स आपके कांस्टेंट रहते हैं। लास्ट पे जी सिमुलेशन, लाइक अब हमने
ये देख लिया कि ये जो रिएक्टर है इसकी एक हमने मॉडल इक्वेशन डेवलप कर ली है जो इसके बिहेवियर को बताएगी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है? लाइक जो हमने रिएक्शन फीड कुछ दी है, वो जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बढ़ेगी। और रिएक्टेंट्स की कम होगी टाइम के साथ। ठीक है, तो अब उसकी इक्वेशन हमारे पास है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? सर ये रेट देगा कि कितने कितने टाइम के साथ किस रेट के साथ चेंज हो रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। अब ये आप देख सकते हो कि ये जो एक फिगर है, विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी तीनों कंसंट्रेशंस, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। एक पॉइंट ऐसा है जहां पर रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम है, तो वो आप यहां से क्या डिफाइन कर हासिल कर सकते हैं, किस टाइम के ऊपर जो सा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम कंसंट्रेशन के ऊपर होंगे। उसके बाद जो सा है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीमेंट नेग्लिजिबल हो जाएगी और आपका सिस्टम जो सा है वो स्टेडी स्टेट के ऊपर चला गया। इसी तरह आप आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो रिएक्टेंट्स आपने उसमें फीड किए उनकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गई। सो ये जो सा आपके मॉडल की आउटपुट है, और डिफरेंट आप चाहें तो डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम जो सा है आप देख सकते हैं। ये पूरा बिहेवियर जो सा है आपके सिस्टम का, रिएक्टर सिस्टम को जो हमने सिंपल एक फिगर दी थी उसका ये एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आया है वो उसको ग्राफिकली प्लॉट किया गया। इसमें आप डिफरेंट इफेक्ट्स दे सकते हैं कि कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज हो रही है रिएक्टेंट्स की किसी टाइम के ऊपर, तो उस टाइम पे आपकी प्रोडक्ट कितनी है। तो ये इफेक्ट जो सा है आप इस मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंटेशन, विदाउट डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट। इसके बाद जी आपकी दो चीजें हैं जो सिमुलेशन, लाइक हमने बता दिया कि एक मॉडल है जो डेवलप हो गया, जब उसको सॉल्व आउट करना है तो उसको सॉल्व करने के जनरली दो मेथड हैं, एक एनालिटिकल मेथड है और एक न्यूमेरिकल मेथड है। ठीक है, जो एनालिटिकल मेथड है ना वो आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन देगा, लेकिन जैसे जैसे आपको सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना तो उस वक्त ये वर्कआउट नहीं करता। आप इसको मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस हैं वो आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देंगे, वो आपको एक रेंज बता देंगे कि सॉल्यूशन आपका इससे इसके दरमियान कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन जो सा इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के अंदर जब आप ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आते हैं ना तो उसमें वो रेंज ही आपको गिवन दी जाती है। आपने डिफरेंट पैरामीटर्स को सॉल्व किया और उनका इफेक्ट देखा अपने प्रोसेस के ऊपर, तो उसमें आप बता सकते हैं, लाइक आप कभी इंडस्ट्री में जब जाओगे आप देखोगे टेम्परेचर जो सा है ना उसको वो फिक्स नहीं कहते कि आपने 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही प्रोसेस को रन करना है। वो आपको कहेंगे कि इसकी ऑपरेटिंग रेंज जो सी है ना वो 95 से लेके 105 तक है। ठीक है, जिसके अंदर ये ऑप्टिमम आउटपुट आएगी। अगर आप उसको करोगे कि 100 के ऊपर ही इसने होना चाहिए, अगर 100 से ऊपर ये डेविएट हुआ तो ये आपका प्रोसेस कभी भी एक्चुअल में रन नहीं होता। तो बेसिकली इंजीनियरिंग जो सॉल्यूशंस हैं, जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए हमेशा सॉल्यूशन जो सा है वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आपको एक बेहतर रिजल्ट दे देता है। आपके पास एक रेंज आ जाती है, वो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी दे देती है आपके प्रोसेस को रन करवाने के लिए। अगर आप एनालिटिकली इसके ऊपर रहोगे तो आपका जो सा है वो प्रॉब्लम कभी भी जो सा है वो सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व हो जाएगा लेकिन आप उसको इन द रियल वर्ल्ड अचीव नहीं कर सकते। तो ये कुछ एग्जांपल एक दी हुई है कि लाइक आपने इस इक्वेशन को f(x = x - 5) को सॉल्व करना है। अगर आपने एनालिटिकली सॉल्व करना है तो आप एक अज्यूम किया कि x - 5 जो सा है ये 0 के इक्वल होगा,
तो इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन होगी, आपका सॉल्व क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, क्योंकि एक्स 5 होगा ही तो ही आपका ये जो सर्टन पैरामीटर है इसकी वैल्यू 0 आएगी। लेकिन आप अगर इसका न्यूमेरिकली सॉल्यूशन देखेंगे तो आप डिफरेंट गेस लगाएंगे कि आपकी ये वैल्यू हो तो आपके फंक्शन की क्या वैल्यू आती है। लाइक मैं एज्यूम करता हूं एक्स की वैल्यू 1 है, तो एफ फंक्शन वैल्यू क्या होगी -4, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या हो सकती है, -5 से लेके कहां तक जा सकती है। जी किस तरह की रेंज सर? मैं पूछ रहा हूं कि इसकी मैक्स, देखिए मैंने एक डिफाइन कर लिया, मैंने एज्यूम कर लिया कि ये 1 और 6 के दरमियान भी हो सकता है, 1 भी वैल्यू उसकी और 6 भी हो सकती है। तो इसकी रेंज क्या डिफाइन होगी फंक्शन की, -4 to 1। तो इसके दौरान इस रेंज के दरमियान ये फंक्शन आपका कहीं पे भी ऑपरेट होगा तो आपकी वैल्यू ऑप्टिमम होगी, आपका सिस्टम रन करेगा। सर ये तो ये पॉजिटिव और जी नेगेटिव भी है, ये सिर्फ एक साइड तो नहीं होना देखें, चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव का इशू नहीं है यहाँ पे सिर्फ आपका मकसद जो है वो ये बताना है कि ये रेंज होती है, ठीक है। लाइक आप मुझे बताओ कुछ सिस्टम्स ऐसे भी हैं जिसमें आपका टेम्परेचर नेगेटिव में चलता है, लाइक रेफ्रिजरेशन को जो प्रोसेसेस है ना उसमें टेम्परेचर आपका नेगेटिव में मेंटेन होता है। ऑल्दो उधर अगर पॉजिटिव में आ जाए तो वो आपका सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, तो वो नेगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल होती है। ओके सर, लेकिन सर यहाँ पे जो रेंज है, जो रेंज हमने डिस्क्राइब किया वो तो हमने अपने इनिशियल गेस से की है कि जी पहले हम यहाँ पे 7 क्यों नहीं लेते, हम 8 क्यों पे नहीं जाते? देखिए बेटा, ये आपके सर्टन गैस डिपेंड करते हैं। आप लाइक जब डिजाइनिंग के अंदर होते हैं ना तो आपके पता होता है कि इसकी रेंज +1 - इतनी होती है, आप उसकी बेस पे गैस लेते हैं। आप अपने ये एक्सपीरियंस बेस्ड जजमेंट होती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैंने 6 ही लेना है, इसको 7 भी ले सकता हूं। जिसका एक्सपीरियंस को बेहतर होगा उस तक उसको कहेगा नहीं ये इससे ऊपर भी हो सकता है। तो ये जो गैस होता है ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, इसको जो है कोई फिक्स नहीं कर सकता कि इसको वैल्यू इतनी ही रखनी होगी। कोई जो से होते हैं डिजाइनर वो ज्यादा क्वेश्चन दे देते हैं आपको और उनको पता होता है कि ये क्वेश्चन जो है वो वर्कआउट करेगा। कुछ होते हैं जो कहते हैं क्वेश्चन बहुत थोड़ा होना चाहिए, लाइक ये रेंज बहुत थोड़ी होगी। जब थोड़ी होगी तो ऑपरेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, जब आपकी ये रेंज ब्रॉड होगी तो आपका ऑपरेशन फ्लेक्सिबली वर्कआउट करेगा। जी जी ये सर assumption ये में भी आएगा। assumption नहीं है ना आपकी कि आपने अपने एक गैस लगाया है, लेकिन ये assumption उस तरह नहीं है। assumption का जो मतलब यहाँ पर है ना वो ये है कि मेरे सिस्टम या जो मेरा मॉडल है उसकी लिमिट्स क्या है, वो किस चीज को कंसिडर कर सकता है और किस चीज को कंसिडर नहीं कर सकता। ये जो सी चीज है ये assumption नहीं है, ये एक चीज है कि अगर ये इतनी हो या मिनिमम इसकी लिमिट क्या है, उस लिमिट को डिफाइन करने के लिए हम एक अपना एक्सपीरियंस बेस्ड गैस लगाते हैं कि ये इतना हो सकता है। ये इतना हो तो मेरा ये मिनिमम रेंज जो सी है वो हासिल हो सकती है। तो ये assumption और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके जी किसी का कोई क्वेश्चन?